दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अच्छी है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। एक बार की बात है, लक्ष्मणपुर नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य में महाराजा धर्मवीर राज करते थे। उनका राज्य इतना धन धान्य से भरपूर था कि उनके खजाने में हीरे मोती, जवाहरात और सोने के ढेर लगे रहते थे। लेकिन इतनी समृद्धि और वैभव के बीच भी महाराजा धर्मवीर के मन में एक गहरी पीड़ा थी। उनके पास सब कुछ था, लेकिन एक संतान नहीं था जो उनके बाद उनके राज्य की बागडोर संभाल सके। राजा धर्मवीर की 7 रानियां थीं, लेकिन किसी ने भी उन्हें पुत्र रत्न नहीं दिया। यह एक ऐसा दुख था जो सोने चांदी की चमक में भी राजा के दिल को बेचैन कर देता था। वे दिन रात भगवान से प्रार्थना करते कि उन्हें एक पुत्र प्रदान करे ताकि उसको राज्य का उत्तराधिकारी बना सके। एक दिन इसी बेचैनी में राजा धर्मवीर अपने मंत्री के साथ साधारण वेश में राज्य की गलियों में घूमने निकले। चलते चलते वे एक नदी के किनारे जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक सुंदर और मासूम सी कन्या को देखा जो नदी किनारे बैठी भगवान से कुछ मांग रही थी। राजा उसकी सादगी और पवित्रता से इतने प्रभावित हुए कि वे उसकी प्रार्थना सुनने के लिए उसके पास चले गए। लड़की ने आंखें बंद करके कहा, हे प्रभु, मेरे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं और हमारी गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरे भाग्य में जो भी लिखा है वह मुझे दे दो प्रभु। लड़की की मासूमियत और ईमानदारी ने राजा का हृदय छू लिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके अपना प्यार दिखाएं। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को संकेत दिया और कहा, इस लड़की को राजमहल ले चलो। जब कुम्हार को पता चला कि राजा धर्मवीर उसकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं तो वह पहले तो हैरान रह गया, लेकिन फिर खुशी से झूम उठा। अगले ही दिन सभी शाही रीति रिवाजों के साथ राजा ने उस गरीब लड़की से विवाह कर लिया और उसे अपनी 8वीं रानी बना लिया। जब यह खबर महल की अन्य रानियों तक पहुंची तो उनके दिलों में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। एक गरीब कुम्हार की बेटी कैसे उन जैसे ऊंचे खानदान की महिलाओं के बराबर कैसे बैठ सकती थी। लेकिन राजा धर्मवीर का प्रेम इस नई रानी के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा था। यह बात बाकी रानियों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। कुछ ही महीनों बाद एक खबर आई जो राजा के लिए तो खुशखबरी थी, लेकिन अन्य रानियों के लिए नई नफरत का कारण बन गई। सबसे छोटी भवानी गर्भवती थी। यह खबर पूरे महल में आग की तरह फैल गई। राजा इस खुशखबरी से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आदेश दिया कि रानी का विशेष ख्याल रखा जाए। महल में उनकी पसंद की सभी चीजें लाई जाएं और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न होने दिया जाए। लेकिन यह सब देखकर 7 रानियों के दिलों में जलन और ईर्ष्या और भी बढ़ गई। अब छोटी रानी, जो उनकी नजरों में एक साधारण महिला थी, वह राज्य के उत्तराधिकारी को जन्म देने वाली थी। अगर यह बच्चा जन्म लेता है तो महल में उनकी अहमियत खत्म हो जाएगी। रात के सन्नाटे में 7 रानियां एक साथ इकट्ठा हुईं। उनके दिलों में सिर्फ एक ही विचार था, इस बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। उनमें से सबसे चालाक रानी बोली, अगर यह बच्चा जन्म लेता है तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। हमें अभी से कोई उपाय करना होगा। दूसरी रानी ने कहा, बिल्कुल सही, हमें उसे इतना कमजोर करना होगा कि वह खुद ही दुनिया से चली जाए। तीसरी रानी बोली, अगर हम सीधे उस पर हमला करेंगे तो महाराज हमें दंडित कर देंगे। हमें ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे न तो किसी को हम पर शक हो और न ही हमारी योजना असफल हो। हमारा लक्ष्य भी पूरा होना चाहिए। आखिरकार एक साजिश रची गई। महल की एक दाई, जो इन रानियों की वफादार थी, को बुलाया गया और उसे लालच दिया गया। रानियों ने उससे कहा, अगर तू हमारे साथ मिलकर 8वीं रानी के बच्चे को जन्म लेते ही खत्म कर दे तो तुझे इतना इनाम मिलेगा कि तुझे जिंदगी भर किसी चीज की कमी नहीं होगी। दाई पहले तो घबरा गई और उसने इनकार कर दिया, लेकिन जब उसे सोने चांदी के सिक्कों और अशर्फियों का लालच दिया गया तो उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने हामी भर दी और रानियों ने उसे अपनी साजिश का पूरा प्लान समझा दिया। इधर सबसे छोटी रानी अपने आने वाले बच्चे के सपनों में खोई हुई थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ कितनी भयावह साजिश रची जा रही है। राजा धर्मवीर भी इस षड्यंत्र से अनजान थे। वह शुभ दिन करीब आ रहा था जब किस्मत का फैसला होना था। क्या नफरत अपनी जीत दर्ज करेगी या फिर प्रकृति कोई चमत्कार दिखाएगी? समय तेजी से बीत रहा था और आखिरकार वह शुभ क्षण आ पहुंचा जब 8वीं रानी मां बनने वाली थी।
पूरे महल में इस खबर की गूंज थी कि जल्द ही महाराज का संतान इस दुनिया में कदम रखेगा। राजा ने पूरे नगर में खुशियों की घोषणा करवा दिया। गरीबों में सोने चांदी के सिक्के बांटे जाने लगे। महल में नए कपड़े और मिठाइयां तैयार होने लगीं। लेकिन दूसरी रानियों के दिलों में ईर्ष्या और घबराहट का अंधेरा छाया हुआ था। वे बेचैन थीं। अगर आज का दिन उनकी साजिश के खिलाफ चला गया तो फिर उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। उन्होंने अपनी विश्वास पात्र दाई को आखिरी हिदायत दी, आज की रात हमें बस एक खबर चाहिए, वह बच्चा इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। रात हो गई। महल के अंदरूनी हिस्से में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सबसे छोटी रानी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। महल की वही दाई जिसे सभी रानियों ने खरीद लिया था, 8वीं रानी की देखभाल के लिए भेजी गई। दाई के दिल में लालच और डर दोनों थे। लेकिन जैसे ही रात आधी हुई, रानी भवानी ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 7 बेटों और 1 बेटी को जन्म दिया। यह एक अद्भुत चमत्कार था। पूरे राज्य में ऐसी कोई मिसाल पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन रानी भवानी इतनी कमजोर हो चुकी थी कि बेहोश हो गई। जब बाकी सभी रानियों को पता चला कि रानी भवानी ने 7 बेटों और 1 बेटी को एक साथ जन्म दिया है, वह सभी यह देखकर हैरान थी कि हम तो एक भी संतान को जन्म नहीं दे सकी और इसने एक साथ 8 बच्चों को जन्म दे दिया और सभी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं। उन्होंने उस दाई से कहा कि तुम जल्दी से जाओ और कुछ ईंट पत्थर के टुकड़ों को लेकर आओ। दाई जल्दी से ईंट पत्थर के टुकड़ों को लेकर आ गई। उसके बाद बड़ी रानी ने दाई से कहा कि तुम यहां से सभी बच्चों को ले जाओ और जंगल में ले जाकर इन्हें खत्म कर दो। हमने जो तुमसे सोने और चांदी के सिक्के देने का वादा किया है, वह बहुत जल्दी ही तुम्हें मिल जाएंगे। अब तो दाई बहुत खुश हो गई और वह सभी बच्चों को लेकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सभी रानियों ने मिलकर वहां से बच्चों के होने के सारे निशान साफ कर दिया। बच्चों के स्थान पर उन्होंने ईंट पत्थर के टुकड़े वहां पर रख दिए। उसके बाद सभी रानियां अपने कमरे में आ गईं। थोड़ी देर बाद ही दाई वापस वहां उनके पास पहुंच गई। बड़ी रानी ने उससे पूछा, क्या हुआ? क्या तुमने उन्हें खत्म दिया है? दाई ने कहा, मैंने सभी को ठिकाने लगा दिया है। दाई के यह कहने पर सभी रानियां बहुत खुश हुईं और उन्होंने उसी समय दाई को ढेर सारे सोने चांदी इनाम के रूप में दिया। इस प्रकार अपना सारा काम पूरा करने के बाद सभी रानियां रानी भवानी के पास आईं और उसके ऊपर पानी के छींटे मारकर छोटी रानी को होश में लाईं। होश में आने के बाद रानी बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। उसने बड़ी रानियों से पूछा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं? पास पड़े ईंट और पत्थरों की ओर इशारा करते हुए रानियों ने कहा कि यह देखो, तुमने इन ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। छोटी रानी यह सुनकर आश्चर्यचकित थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। छोटी रानी के पास ईंट और पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे। उसने रोते हुए कहा कि ईंट और पत्थर, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, यह नहीं हो सकता। बच्चा तो जरूर हुआ होगा। बड़ी रानियों ने कहा, तो क्या हमने उसे कहीं छुपा दिया है? यही तो है जिसे तुमने जन्म दिया है। लो, अब तुम इन्हें संभाल कर रखो। अब उन्हें राजा के आने की प्रतीक्षा थी। छोटी रानी बहुत ही आश्चर्यचकित और परेशान थी। जल्दी ही सभी रानियों ने यह बात पूरे महल में फैला दिया कि छोटी रानी ने बच्चों के बदले ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। कुछ समय बाद राजा भी राज्य भ्रमण से वापस आ गए। उनके स्वागत में भव्य तैयारियां की गईं, परंतु लोगों के चेहरे पर वह उमंग व खुशी नहीं दिख रही थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा अब राजमहल में आए तो सभी रानियों ने उनका स्वागत किया। छोटी रानी का चेहरा उदासी से घिरा हुआ था, लेकिन दूसरी रानियां बेहद प्रसन्न नजर आ रही थीं। राजमहल का यह अजीब माहौल देखकर राजा को गहरा आश्चर्य हुआ। उन्होंने रानी भवानी के उदास चेहरे की ओर देखा और चिंतित स्वर में पूछा, रानी भवानी, क्या बात है? तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? इससे पहले कि छोटी रानी कुछ कह पाती, बड़ी रानी ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, यह दुखी क्यों न रहे, इनका भेद जो खुल गया है। राजा यह सुनकर चकित रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने बड़ी रानी से गंभीर स्वर में पूछा, रानी, आपका यह कहने का क्या मतलब है? साफ साफ बताइए, आखिर हुआ क्या? रानी भवानी का प्रसव हुआ या नहीं? बड़ी रानी राजा के सामने एक गहरी सांस लेते हुए बोली, महाराज, इसने आपको गर्भवती होने का झांसा दिया था, पर यह सब सिर्फ एक छलावा था महाराज। यह गर्भवती नहीं थी,
बल्कि हम सबको धोखे में रख रही थी। अगर सच में इसे संतान का सुख प्राप्त हुआ होता तो कुछ तो जन्म लेता, लेकिन इसके कमरे में तो केवल ईंट और पत्थर पड़े हैं। राजा ने सचमुच फर्श पर ईंटों और पत्थरों के टुकड़े बिखरे हुए देखे। यह दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। यह कैसे संभव है? किसी मानव के गर्भ से पत्थर और ईंटें कैसे जन्म ले सकती हैं? वे हैरान होकर सोचने लगे। बड़ी रानी ने राजा की उलझन का लाभ उठाते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। महाराज, यही तो हम भी सोच रहे हैं। यह सब सिर्फ एक नाटक था। हम सभी इसी आशा में थे कि राज्य को एक उत्तराधिकारी मिलेगा, लेकिन इसने तो हम सबको छल लिया। राजा को अब सभी रानियों की बातें सही लगने लगीं। उन्होंने भवानी की ओर गुस्से से देखा और कड़े स्वर में बोले, रानी, आपने इतना बड़ा छल कपट क्यों किया? क्या आपको तनिक भी दया नहीं आई? यदि सच में आपको संतान का सुख प्राप्त न होता तो हम इसे विधि का विधान मान लेते, लेकिन आपने हमें झूठी उम्मीद देकर हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। आपने मेरे प्रेम और विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। रानी, राजा के क्रोध और दुख से भरे शब्द पूरे महल में गूंज उठे। महल के सभी दरबारी, दास दासियां और अन्य रानियां भी राजा की यह प्रतिक्रिया सुन रहे थे। अब सबकी निगाहें छोटी रानी पर टिकी थीं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी कोमल हृदय वाली, सौम्य और सरल रानी ऐसा छल कर सकती है। राजा ने क्रोध भरे स्वर में आगे कहा, आपने जो विश्वासघात किया है उसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। राजा के कठोर शब्द सुनकर छोटी रानी बेहद दुखी हुई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह चुपचाप महल से बाहर चली गई और एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। किसी ने भी उसे समझने की कोशिश नहीं की, न ही उसका दुख बांटने आया। इस घटना के बाद महल में उसका जीवन और भी कठिन हो गया। रानियों की जलन और दरबारियों की उपेक्षा ने उसे अकेला कर दिया। बड़ी रानी और अन्य रानियां अब खुलकर अपनी ईर्ष्या और क्रूरता दिखाने लगीं। वे छोटी रानी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगीं। महल की नौकरानियों से भी अधिक कठिन काम उसे दिया जाने लगा। उसे महल की सफाई करने के लिए मजबूर किया गया। कभी रसोई में झूठे बर्तन मांजने पड़ते तो कभी भारी भरकम काम करने पर मजबूर किया जाता था। अब वह रानी नहीं, बल्कि एक दासी जैसी जिंदगी जीने लगी थी। छोटी रानी का दिल दुख और अपमान से भर गया। वह हर रात चुपचाप आंसू बहाती, लेकिन उसकी तकलीफें कम होने के बजाय समय के साथ और बढ़ती ही जा रही थीं। वह जानती थी कि वह सचमुच गर्भवती थी, लेकिन उसके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं था जिससे वह अपनी गर्भावस्था को साबित कर सके। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसकी कोख से बच्चे के बजाय पत्थर जन्मे। उसका मन बार बार बेचैन हो उठता था। आखिर मेरे बच्चों का क्या हुआ? यह सवाल उसे हर पल कचोटता रहता। वह कई बार सोचती कि महल छोड़कर अपने गांव लौट जाए और अपनी पुरानी जिंदगी फिर से जीने लगे। वहां न तो यह अपमान होगा और न ही कोई उसे ताने देगा। लेकिन फिर वह अपना मन बदल लेती। उसे याद आता कि जब वह रानी बनी थी तो उसके गांव वाले कितने खुश थे, कितने गर्व से कहते थे कि उनकी बेटी अब राजमहल में है। अगर वह अब वहां लौटती तो किसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाएगी? क्या लोग उसकी बात पर यकीन करेंगे, या फिर वे भी उसे ताने देंगे और कहेंगे कि वह खुद ही अपनी किस्मत खराब करके आई है? यही सोचकर वह हर बार महल में ही रुकने का फैसला कर लेती, चाहे उसकी तकलीफें कितनी भी बढ़ती जाएं। समय यूं ही बीतता चला गया। छोटी रानी का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। काफी समय बाद एक दिन राजा दरबार में बैठकर राज्य कार्यों में व्यस्त थे। तभी एक दरबारी ने आकर उन्हें सूचना दी, महाराज, गांव के प्रधान जी आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने कुछ क्षण सोचा, फिर आदेश दिया, उन्हें दरबार में बुलाया जाए। गांव के प्रधान राजा के समक्ष आए और सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। राजा ने उत्सुकता से पूछा, ग्राम प्रधान जी, कहिए क्या बात है, आपकी क्या समस्या है? प्रधान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह कोई समस्या नहीं बल्कि एक चमत्कारिक घटना है। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे लगा कि आपको भी यह अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि यह घटना सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। राजा को प्रधान जी की बातों में दिलचस्पी जागी। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, ऐसी कौन सी घटना घटी है, हमें विस्तार से बताइए। प्रधान जी ने कहना शुरू किया, महाराज,
हमारा गांव एक घने जंगल के पास स्थित है। वहां अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगते रहते हैं, लेकिन कुछ समय से हमने एक अजीब घटना देखी है। एक विशेष स्थान पर अचानक बांस के पौधे और चमेली के फूलों से लदे पौधे उग आए हैं। सबसे अचंभे की बात यह है कि इन्हें किसी ने लगाया नहीं, बल्कि ये अपने आप उग आए हैं। राजा ध्यान से प्रधान जी की बात सुन रहे थे। प्रधान जी ने आगे कहा, शुरुआत में हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब यह हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। महाराज, यह बांस के पौधे चमेली के पौधे के चारों ओर इस तरह उग रहे हैं, मानो वे उसकी रक्षा के लिए उसे घेरे हुए हों। ऐसा लगता है जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति से प्रेरित होकर उसकी सुरक्षा कर रहे हों। यह कोई साधारण घटना नहीं लगती महाराज। राजा प्रधान की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने गंभीरता से पूछा, क्या तुमने यह स्वयं देखा है? प्रधान जी ने आगे कहा, महाराज, यह घटना जितनी अजीब लगती है, उससे भी अधिक आश्चर्यजनक यह है कि चमेली के पौधे से कोई भी फूल तोड़ नहीं सकता है। जो भी व्यक्ति इन फूलों को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, वे अचानक अपने आप आकाश की ओर उड़ जाते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। दरबार में मौजूद सभी दरबारी भी हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। ऐसा चमत्कार उन्होंने कभी नहीं सुना था। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यह सच में असाधारण घटना है। हमें खुद इस स्थान को देखना होगा। प्रधान जी ने आगे कहा, महाराज, यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, बल्कि यह पौधे बोलते भी हैं। राजा यह सुनकर अवाक रह गए। उन्होंने विस्मय से कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? पौधे भला इंसानों जैसी आवाज में कैसे बात कर सकते हैं? फिर उन्होंने प्रधान से पूछा, अच्छा, यह बताइए कि वे पौधे आपस में क्या बातें करते हैं? प्रधान जी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, जब कोई व्यक्ति चमेली के फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, तो चमेली का पौधा बोल उठता है, बांस भैया, गांव के लोग मेरे फूल तोड़ने आए हैं, क्या इन्हें फूल देना चाहिए या मैं आकाश में चली जाऊं? तब बांस के पौधों से उत्तर आता है, नहीं बहन, उड़ जा आकाश। और फिर देखते ही देखते चमेली के पौधे की डालियां इतनी ऊंची हो जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति उन्हें छू नहीं सकता है। राजा यह सुनकर हतप्रभ रह गए। दरबार में बैठे सभी लोग भी आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। ऐसा अद्भुत दृश्य उन्होंने न कभी देखा था और न ही सुना था। महाराज, यह चमत्कार केवल हमारे गांव तक सीमित नहीं रहा। आसपास के अन्य गांवों के लोग और राहगीर भी इसे देखकर आश्चर्यचकित हैं। कई लोगों ने कोशिश किया, लेकिन कोई भी चमेली के फूल को अपने हाथों से तोड़ नहीं सका। हर बार वही होता, जैसे ही कोई फूल तोड़ने की कोशिश करता, वे आकाश में उड़ जाते। राजा पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। दरबार में सन्नाटा छा गया था। सभी इस अनोखी घटना पर आश्चर्यचकित थे। प्रधान जी ने आगे बताया, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हर सुबह जब गांव के लोग उस स्थान पर जाते हैं, तो वहां जमीन पर सुगंधित चमेली के फूल बिखरे मिलते हैं, मानो वे खुद ही धरती पर गिरकर लोगों के लिए उपहार स्वरूप आ गए हों। राजा के चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें उभर आईं। यह घटना साधारण नहीं थी, इसके पीछे कोई रहस्य अवश्य छिपा था। राजा ने यह सब सुनकर तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, मंत्री जी, यह घटना साधारण नहीं लगती है। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं वहां जाएं और देखें कि ये किस प्रकार के पौधे हैं। हमें इस चमत्कार की पूरी सच्चाई का पता लगाना होगा। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं स्वयं वहां जाकर इस रहस्य का पता लगाऊंगा। इसके बाद मंत्री जी ग्राम प्रधान के साथ दरबार से बाहर निकल गए। राजा अब भी गहरी सोच में डूबे थे। दरबार में मौजूद सभी लोग इस अनोखी घटना पर चर्चा करने लगे। कोई इसे ईश्वरीय चमत्कार बता रहा था, तो कोई इसे किसी रहस्यमयी शक्ति का खेल मान रहा था। लेकिन सच्चाई क्या थी, यह अभी किसी को पता नहीं था। राजा के मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। क्या यह कोई दैवीय संकेत है? क्या यह घटना हमारे राज्य के भविष्य से जुड़ी हुई है, या फिर यह किसी अनकही साजिश का हिस्सा है? इन सवालों का जवाब पाने के लिए राजा बेसब्री से मंत्री के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। मंत्री जी जब ग्राम प्रधान के साथ गांव पहुंचे, तो देखा कि वहां पहले से ही ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी थी। सभी इस चमत्कारी पौधे को देखने के लिए उत्सुक थे। उस समय सुबह का वक्त था और चारों ओर हल्की ठंडी हवा बह रही थी।
वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, मानो प्रकृति खुद कोई रहस्य समेटे खड़ी हो। जैसे ही मंत्री जी और ग्राम प्रधान चमेली के पौधे के पास पहुंचे, एक अद्भुत सुगंध ने उनका स्वागत किया। चमेली के फूलों की मोहक खुशबू ने वहां मौजूद सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंत्री जी ने ध्यान से चारों ओर देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा प्रधान जी ने बताया था। चमेली का पौधा बीच में था और चारों ओर बांस के लंबे लंबे पौधे उसे घेरे हुए थे, मानो उसकी रक्षा कर रहे हों। मंत्री जी ने गौर किया कि चमेली की शाखाएं इतनी नीचे थीं कि वे आराम से उन्हें छू सकते थे। फूल भी उनके हाथों की पहुंच में थे। यह देखकर उन्होंने गांव वालों की ओर देखा और कहा, तो फिर जब यह इतना पास है तो कोई इसे तोड़ क्यों नहीं पाता? गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर एक बुजुर्ग बोला, मंत्री जी, आप स्वयं प्रयास करके देख लीजिए। मंत्री जी को अब और भी अधिक जिज्ञासा हो गई। उन्होंने धीरे से हाथ बढ़ाया और एक फूल को तोड़ने की कोशिश किया। अचानक वहां मौजूद सभी लोगों को एक स्पष्ट मानव जैसी आवाज सुनाई दिया। यह आवाज चमेली के पौधे से आ रही थी। मंत्री जी का हाथ वहीं रुक गया। वह अवाक रह गए। उनके सामने जो हो रहा था वह उनके लिए अविश्वसनीय था। चमेली के पौधे ने कहा, हे बांस भैया। तभी बांस के पौधों से गूंजती हुई आवाज आई, हाँ बहन चमेली। चमेली के पौधे ने फिर कहा, हमारे मंत्री जी फूल तोड़ने आए हैं, क्या मैं टूटू या आकाश में चली जाऊं? यह सुनते ही बांस के पौधों से उत्तर आया, नहीं बहन चमेली, लग जा आकाश। मंत्री जी स्तब्ध खड़े रह गए। उनके देखते ही देखते चमेली की डालियां इतनी ऊंची उठ गईं कि अब वे किसी भी तरह उन तक नहीं पहुंच सकते थे। यह देखकर ग्रामीणों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मंत्री जी ने देखा कि लंबे डंडे से भी अब फूल तोड़ना असंभव हो गया था। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। अब मंत्री जी को यकीन हो गया कि यहाँ कोई गहरा रहस्य छिपा है। बांस के पौधों से एक और आवाज आई, यह वही मंत्री जी हैं जिन पर हमारी माँ की देखभाल की जिम्मेदारी थी, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसलिए इनके सामने झुकना मत और इन्हें एक भी फूल मत छूने देना। मंत्री जी यह सुनकर अचंभित रह गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरी तरह से नहीं निभाया था। रानी भवानी की देखभाल का उत्तरदायित्व उन्हीं पर था, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वे सिर्फ औपचारिकता निभाते हुए दिन में एक बार जाकर उनका हालचाल पूछ लेते थे, लेकिन गर्भावस्था के अंतिम समय में जब रानी को उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, उन्होंने उनकी आवश्यक देखभाल नहीं किया। अब मंत्री जी को अपराध बोध महसूस होने लगा। यह चमत्कार किसी रहस्य का संकेत था, लेकिन क्या इन बांस और चमेली के फूलों का रानी भवानी से कोई संबंध था? मंत्री जी के मन में सवालों की एक आंधी चल रही थी। क्या सच में छोटी रानी के साथ कोई षड्यंत्र हुआ था? क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? आत्मग्लानि से भरे मंत्री जी ने कांपते स्वर में चमेली के पौधे से प्रश्न किया, बताइए, मुझसे क्या गलती हुई है और मैं इस गलती का प्रायश्चित कैसे कर सकता हूं? लेकिन इस बार कोई उत्तर नहीं मिला। पौधे अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। मंत्री जी ने बार बार सवाल किए, लेकिन अब बांस और चमेली के पौधों से कोई आवाज नहीं आई। चमेली की डालियां अभी भी ऊंचाई पर थीं और मंत्री जी असमंजस में खड़े रह गए। आखिरकार मंत्री जी ने निराश होकर गांव वालों से कहा, मैं यह बात महाराज को अवश्य बताऊंगा। मुझे यकीन है कि जब वे इस रहस्य को जानेंगे तो स्वयं यहां आकर सच्चाई का पता लगाएंगे। इसके बाद मंत्री जी राजधानी लौट आए और सीधे राजमहल जाकर महाराज से मिले। उन्होंने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। चमेली और बांस के पौधों का संवाद, पौधों का मंत्री पर क्रोधित होना और फूलों का आकाश में चले जाना। फिर मंत्री जी ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मुझे लगता है कि महल में कोई गहरी साजिश रची गई थी। मंत्री की बात सुनकर राजा चौंक गए। साजिश? किस तरह की? राजा ने प्रश्न किया। मंत्री जी ने सिर झुकाकर कहा, आज मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। चमेली और बांस के पौधों ने मुझे इस बात का एहसास कराया है। हमें यह जानना होगा कि वास्तव में क्या हुआ था। राजा अब गहरी सोच में डूब चुके थे। क्या सच में रानी भवानी के साथ अन्याय हुआ था? उनके मन में संशय उठने लगे। राजा गंभीरता से मंत्री की बातें सुनते रहे। उनकी आंखों में चिंता और जिज्ञासा दोनों झलक रही थीं। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है,
हम स्वयं वहां जाएंगे और अपनी रानियों को भी साथ ले जाएंगे। हमें अपनी आंखों से सब कुछ देखना होगा। मंत्री जी राजा का निर्णय सुनकर संतुष्ट तो हुए, लेकिन उनके मन में अब भी एक शंका थी। उन्होंने संकोच से कहा, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम छोटी रानी भवानी को भी साथ ले चलें? मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ है उसमें किसी बड़ी साजिश का हाथ है। मैं भी अनजाने में इस षड्यंत्र का भागी बन गया। शायद चमेली और बांस के पौधे हमें पूरी सच्चाई बता दें। राजा ने गहरी सांस ली और मंत्री की बात पर विचार किया। मंत्री की गंभीरता और पश्चाताप को देखकर राजा समझ गए कि मामला साधारण नहीं है। उन्होंने कठोर लेकिन संयमित स्वर में कहा, ठीक है मंत्री जी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम उन्हें भी साथ ले चलेंगे। यह सुनकर मंत्री जी ने सिर झुकाकर कृतज्ञता प्रकट की। अब महल में एक नई हलचल मचने वाली थी। राजा, उनकी रानियां, मंत्री और रानी भवानी सभी उस रहस्यमय स्थान की ओर प्रस्थान करने वाले थे। दोस्तों, कहानी यहीं विराम देते हैं। आगे की कहानी में आप लोग देखेंगे कि राजा और सभी रानियां उस स्थान पर जाने वाले हैं जहां चमेली और बांस के पौधे रहस्यमयी बातें कर रहे हैं। क्या राजा को सच्चाई का पता चलेगा? क्या छोटी रानी भवानी को न्याय मिलेगा? और सबसे बड़ी बात, आखिर इन फूलों का रानी से क्या संबंध है? दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।